नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और इसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है ऑलरेडी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 की। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 भी देख लेते हैं। आई होप से पहला पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स लेना है तो 7011912793 पे संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट, जो कि आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहते हो कि सीरीज में पढ़ना, चैप्टर वाइज सारी चीजें आपको इजीली मिल पाए, तो आप हमारे ऐप पर विजिट कीजिए और कोई भी दिक्कत परेशानी अगर किसी भी चीज में आए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर मैसेज करके आप चीजों को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है? दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, ठीक है, और मंदिर और राजा, इसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व में बस्तियों का विकास होने लगा था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 5000 ईसा पूर्व आते आते जो दक्षिणी मेसोपोटामिया था वहां पर बस्तियों का विकास होना शुरू हो गया था। इन बस्तियों में कुछ ने पुराने शहरों का रूप धारण कर लिया था। मतलब ये है कि पुराने होते चले गए थे, जिसमें से एक उरुक है ना, जो कि धीरे धीरे बहुत पुराना होता चला गया है ना। अच्छा, साथ ही साथ देखा जाए मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थल होते थे। वहां पे जो मंदिर बनाए जाते थे वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के लिए बनाए जाते थे। जैसे आज के डेट में आप देखेंगे तो जो मंदिर होते हैं, मंदिर में बहुत प्रकार के देवी देवता होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से पहले जो थे मंदिरों में खास करके 2 प्रकार के देवी देवता होते थे उस समय मेसोपोटामिया में। एक का नाम होता था उर और दूसरे का नाम होता था इन्नाना। मतलब उर को हम कहते थे चंद्र देवता और इन्नाना को हम कहते थे प्रेम तथा युद्ध की देवी। अब ऐसा माना भी जाता था कि प्रेम और युद्ध करने के लिए आप जा रहे हो, है ना, तो ऐसे में आपको इनका आशीर्वाद लेना जरूरी भी होता था, है ना। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ साथ ये धीरे धीरे बड़े होते चले गए। इसके साथ साथ खुले आंगनों के चारों तरफ अनेक प्रकार के कमरे बने होते थे और मंदिर देवताओं के घर ही होते थे। जैसे आप कोई मंदिर अगर विजिट किए होंगे, काफी बड़ा मंदिर, तो उसमें आपने देखा होगा ये होता है मेन मंदिर, है ना। मेन मंदिर के साइड साइड में देखेंगे तो आप ये छोटा छोटा भी मंदिर होता है और ये पूरा का पूरा खुला हुआ प्रांगण होता है और इसके साइड साइड, है ना, कमरे बने होते हैं, कमरे में मतलब मंदिर, और ये होता है अपना मेन गेट। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता था। तो ऐसा ही चीजें वहां पे भी होता था। मंदिर पूजा का केंद्र बिंदु होता था जहाँ पे पूजा पाठ होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली इत्यादि लाते थे। जैसे इस प्रकार हम देखते हैं ना, जो चढ़ाने के लिए हम क्या लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, बूंदी ले जाते हैं, लड्डू लेके जाते हैं। उसी प्रकार से उस समय जो चढ़ाया जाता था, अन्न चढ़ाया जाता था, दही चढ़ाया जाता था, मछली चढ़ाया जाता था, है ना। आगे, आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों और मत्स्य क्षेत्रों तथा स्थानीय लोगों के पशुधन का मालिक होते थे। अब मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली चीज तो ये, वो देवी देवता जिसको हम मंदिरों में जाते हैं पूजने के लिए, वो होते हैं देवी देवता, और एक वो होते हैं जो अपने अपने घर के होते हैं, जिसको हम बाबा कहते हैं, ना, अपने बाबा साहब, है ना, घर के देवी देवता होते हैं। तो ऐसे ही जो घर के होते हैं वो आराध्य देव होते हैं, जो खेतों के मालिक होते हैं, मत्स्य होते हैं, है ना, स्थानीय लोगों के पशुधन, है ना, इनके मालिक हुआ करते थे। तो पहले भी इस प्रकार की मान्यताएं थे। ठीक है ना, 2 प्रकार के, एक वो जहाँ पे मंदिरों में जाते हैं और एक वो जो खेतों वगैरह में होते हैं, अपने बाबा साहब या, है ना, इनको भी हम पूछते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं और आगे समझते हैं। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। अगला है कि भूमि प्राकृतिक उपजाऊ होने के बावजूद भी कृषि संकट कई बार क्यों आ जाता था। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मेसोपोटामिया में, जैसा कि आपको पता है, 2 प्रकार की नदियां बहती है। कौन कौन सी? एक आपकी दजला और दूसरा फरात। 2 प्रकार की नदियां बह रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अपनी जो भूमि है वो उपजाऊ है, बट इसके बावजूद भी कई बार खेती की संकटें क्यों पैदा हो जाती थी, है ना। कृषि रिलेटेड जो संकट थी वो पैदा हो जाती थी। क्या कारण होते थे? तो इसके कारण की हम बात करने जा रहे हैं कि नदियों के बगल में खेत होने के बावजूद भी कई बार खेती में भी संकट क्यों पैदा हो जाता था। देखिए, सबसे पहले समझिए, नदियों के बगल में है तो कई बार ऐसा होगा कि नदियों में बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आने की वजह से आसपास के खेत में पानी आ जाएगा, तो फसल होगा क्या? नहीं होगा। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, कई बार ऐसा होता था तो नदियों में पानी सूख जाता था और पानी सूखने की वजह से फिर पानी नहीं मिल पाता था। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, कई बार ऐसा भी होता था कि नदियां अपना मार्ग चेंज कर लेती थी, ये भी एक कारण होता था। और कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आती थी कि मान लेते हैं नदियों में पानी कम है
तो ऊपर बसे हुए लोग क्या करते थे, यहाँ पे बांध बनाकर, है ना, पानी ज्यादातर अपने ही खेतों में ले लेते थे और इसकी वजह से नीचे के क्षेत्र में पानी नहीं जा पाता था। तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती थी और इसके बावजूद इसकी वजह से क्या पैदा हो जाता था, संकट पैदा हो जाता था। तो देखिए क्या लिखा है, फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी साल तो काफी अधिक जल बह आता था तो फसलें डूब जाती थी, और कई बार ऐसा होता था कि ये जो धाराएं होती थी अपना मार्ग बदल लेती थी और जिसकी वजह से खेतों में सूखा पड़ जाता था। तो कई बार अधिक जल आ जाता था, इसकी वजह से फसलें डूब जाती थी, और कई बार ऐसा होता था कि ये अपना मार्ग बदल लेते थे जिसकी वजह से खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव जो है दोबारा बसाए जाते हैं। आपको एक मूवी याद होगी, अगर आपने देखा होगा, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, है ना, तो जिसमें वो पहाड़ को काट करके रास्ता बनाते हैं। उसमें आपने एक जगह पे नोटिस किया होगा, एकदम मिड फिल्म में क्या होता है, एकदम बीचों बीच, जहाँ पे एक बार ना सूखा पड़ जाता है उनके गांव में, और फिर क्या होता है, दशरथ मांझी क्या होता है ना, दशरथ मांझी के जितने भी गांव वाले होते हैं वो लोग अपने गांव को छोड़कर शहर में चले जाते हैं, लेकिन दशरथ मांझी वहीं पे रह जाते हैं क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने ठान रखा था कि जब तक पहाड़ तोड़ूंगा तब तक जाऊंगा नहीं। तो इसकी वजह से आगे चल के जब बारिश वहां पे हो जाता है तो फिर वो दोबारा शहर से गांव आ जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो गांव है जो दोबारा बसाया जाता था। इन प्राकृतिक विपदाओं के अतिरिक्त अनेक बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी क्षेत्र में रहा करते थे वे अपने पास जल धाराओं से इतना अधिक जल ले लेते थे जिसकी वजह से नीचे बसे हुए लोगों को पानी ही नहीं मिल पाता था। अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि ऊपर से नीचे तक पानी बहता हुआ आ रहा है, लेकिन पानी अगर कम होता था तो अगर ऊपर के क्षेत्र में बांध बनाकर अगर जल धाराएं अगर ले लेंगे तो जो नीचे का क्षेत्र है वहां पे ना पानी आ ही नहीं पाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मानव निर्मित समस्याएं भी खड़ी हो जाती थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि किसी साल अधिक जल आ जाता था तो फसलें डूब जाती थी, कई बार मार्ग चेंज हो जाता था जिसकी वजह से खेती में सूखा पड़ जाता था, और अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जो गांव है दोबारा बसाए जाते थे। इसके साथ साथ मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी, जैसा कि अभी जस्ट बताया, ऊपर से नीचे जब पानी आता था तो ऊपर के लोग बांध बनाकर चीजों को वो कर लेते थे। अच्छा, अब जब ऊपर के लोग बांध बना लेते थे तब तो समस्याएं खड़ी हो गई, तो नीचे के लोग ऊपर के लोगों से जाते थे लड़ने के लिए, और ऐसी सिचुएशन में ऊपर वाले अगर जीत गया तो नीचे वाले को गुलाम बना लिया, नीचे वाले अगर जीत गया तो ऊपर वाले को गुलाम बना लिया, ऐसा होता था। तो देखिए क्या लिखा है, अतः मेसोपोटामिया के तत्कालीन गांव में जमीन और जल के लिए अनेक बार झगड़े भी हुआ करते थे। जब किसी इलाके में ज्यादा लड़ाई होती थी और किसी समुदाय का मुखिया अगर लड़ाई जीत जाता था तो वे अपने साथियों तथा अपने साथ के लोगों को लूट का जो माल है वो बांट लेता था, यानी कि लड़ाई के बाद जो लूट का माल बचता था उसको आपस में बांट लेता था, और पराजित हुए समूहों में से लोगों को कैदी बना लिया जाता था, और कैदी बनाने के बाद उनको चौकीदार और नौकर बना लिया जाता था। तो जस्ट मैंने बताया कि लड़ाई जब होती थी, लड़ाई में जो जीतता था वो सामने वाले को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद चौकीदार तथा नौकर बना लेता था। अब ये चीज तो हमें चलो समझ में आ गई कि मानव निर्मित समस्याएं क्या थी, और भूमि प्राकृतिक उपजाऊ होने के बावजूद भी कई बार संकट क्यों पैदा हो जाते थे। अब हम यहाँ पे एक चीज बात करने वाले, क्या लिखा है, उरुक। सबसे पहले अब शहरों की बारे में बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे उरुक उर्मारी की बात करेंगे। उरुक की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो उरुक है, उरुक जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, यानी कि उरुक एक ऐसा जगह था जो एक तो सबसे पुराना नगर भी था और दूसरे नंबर पर यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए थे। तो उरुक से हमें सशस्त्र बहादुरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। मतलब उरुक से जब खोजा गया, अभिलेख वगैरह जब देखा गया तो उसमें बहुत से ऐसे अभिलेख भी देखने को मिले जहां पर दिखाया जा रहा है कि जो शत्रु है सामने वाले को मार रहा है ना, इस प्रकार की चीजें भी दिखाई गई हैं। अब देखिए आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये क्या कर रखा है, ये धनुष ले रखा है और सामने वाले को मार रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो इसको मार रहा है ना। इसके साथ साथ आप इसमें देख सकते हो, आप अपनी बुक में होगा, ठीक है, आप उसको देखिएगा अच्छे से। देखिए इसको बांध रखा है, इसको मार रहा है, इसको मार रहा है। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि उरुक जो शहर था वो खतरनाक शहरों में से एक था जहाँ पे ये सारी चीजें होती थी। और ये क्या है, एक प्रकार से छापने के लिए मोहरे छापी जाती थी ना, स्टैंप एक तरीके से था जिसको इस तरीके से राउंड कर दिया जाता था, है ना, तो ये चीज था। तो क्या लिखा हुआ है, उरुक से हमें सशस्त्र बहादुर और उससे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं तथा सावधानी पूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि 3000 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द जब उरुक नगर का जो विस्तार है लमसम 250 हेक्टेयर तक हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे देहात उजड़ गए और बड़ी तादाद में जनसंख्या का विस्थापन हुआ। मतलब क्या समझ में आ रहा है, 3000 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द जब उरुक में विस्तार होता है तो लमसम 250 हेक्टेयर के आसपास इसका विस्तार हुआ, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दर्जनों छोटे छोटे देहात वहां से उजड़ गए।
अब एक चीज समझिए, यहाँ पे जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है ना, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के एमसीक्यू में आता है और इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि 3000 ईसा पूर्व में कहाँ का विस्तार हुआ था, तो उरुक का विस्तार हुआ था। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था, 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ये एमसीक्यू की जब मैं वीडियो लाऊंगा उसमें मैं कराऊंगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं, संडे को 8 बजे लाइव मिलेंगे हम। लाइव में अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी चीज से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं लाइव में, ठीक है। और साथ ही साथ अपन दोस्तों को भी भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को कोई भी दिक्कत कोई क्वायरी हो तो मेरे से बात कर सकते हैं संडे को 8 बजे, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, उसका यह भी विस्तार शताब्दी पश्चात फले फूले मोहनजोदड़ो से लमसम 2 गुना था। यानी कि अगर देखा जाए तो जितना मोहनजोदड़ो का विकास हुआ था, अब मोहनजोदड़ो हम कहाँ पढ़ेंगे, 12th क्लास में पहला चैप्टर है मोहनजोदड़ो, की पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यानी कि देखा जाए उरुक क्षेत्र इतना बड़ा था, मोहनजोदड़ो के लमसम 2 गुना बड़ा था, ठीक है। आगे ये भी उल्लेखनीय बात है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए इसके चारों तरफ क्या किया गया था, एक सुदृढ़ प्राचीर बना दिया गया था। प्राचीर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से दीवार। यानी कि उरुक नगर की रक्षा के लिए क्या बना दिया गया था, दीवार बना दिया गया था, ठीक है। तो क्या क्या समझ में आया, उरुक में हमें क्या समझ में आया कि उरुक को जब खोजा गया तो हमें बहुत सारे अभिलेख देखने को मिले, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो एक पुराना शहर भी था, नगर भी था और मंदिर भी था। और इसके साथ साथ वहाँ पे सशस्त्र बहादुरों के वो भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे शत्रुओं को मारते हुए दिखाया गया है। इसके साथ साथ उसका जो विस्तार है 3000 ईसा पूर्व के आसपास देखा जाए तो लमसम 250 हेक्टेयर के आसपास हुआ था। और इसकी वजह से सैकड़ों जो दर्जनों जो छोटे मोटे जो देहात थे उजड़ गए थे। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के 2 गुना उरुक का विस्तार हुआ था। और ये भी चीज का उल्लेख मिलता है कि उरुक की रक्षा के लिए वहां पे एक प्राचीर बना दी गई थी, मतलब दीवार बना दिया गया था। आगे बात करते हैं, अब आता है टॉपिक दक्षिण मेसोपोटामिया में मंदिरों का काम किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट आपने ऊपर बात किया क्या मेसोपोटामिया में ये जिस तरीके से देखा जाए कि मानव निर्मित समस्याओं में हमने क्या देखा था कि नीचे के लोग ऊपर से लड़ाई कर लेते थे, लड़ाई करने के बाद जो हारता था उसको गुलाम बना लिया जाता था, नौकर या फिर है ना चौकीदार बना लिया जाता था। तो ऐसे ही चौकीदारों को मंदिरों को बनाने में लाया जाता था, मंदिरों में काम करने के लिए लाया जाता था। तो देखिए क्या लिखा है, युद्ध बंदियों, युद्ध बंदी का मतलब जब युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद जिसको बंदी बनाया जाता है, तो युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को मंदिर का कार्य करना अनिवार्य होता था। काम करने के बदले उनको अनाज दिया जाता था, है ना। तो सबसे पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया में मंदिरों का जो काम होता था, है ना, मंदिरों का जो काम होता था उसमें युद्धबंदी काम करते थे और स्थानीय लोग काम करते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ जब वो काम करते थे तो उनको अनाज दिया जाता था और इसके लिए राशन सूचियां भी बनाई जाती थी और इन सूचियों के अनुसार उनको अनाज दिया जाता था, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सैलरी दे दिया बात खत्म हो गई, तो उनको एक राशन कार्ड बनाया जाता था, उस सूची पर उनका नाम लिख दिया जाता था और उसी के हिसाब से उनको राशन दिया जाता था, ठीक है। मंदिरों का काम काफी समय तक चलता था। ऐसा कहा जाता था कि जो मंदिर है ना काफी बड़े बड़े बनाए जाते थे। जिस तरीके से देखिए एक मंदिर बनाने के लिए लमसम 1500 मजदूर लगते थे और कम से कम 5 सालों के लिए काम करते थे और हर रोज लमसम 10 घंटे काम किया करते थे, ठीक है। शासक के आदेश के अनुसार साधारण लोग मंदिर निर्माण के विभिन्न कार्य जैसे धातु, खनिज लाना, ईंटों को तैयार करना, ठीक है, ये सारे काम किया करते थे शासक के अनुसार। जैसे मंदिरों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य होता है ना, कोई धातु लेके आएगा, कोई खनिज लेके आएगा, कोई ईंट लेके आएगा, कोई कुछ काम करेगा, है ना, ऐसा। सैकड़ों लोग मिट्टी के शंकु बनाने और उसे पकाने का काम करते थे। शंकु विभिन्न प्रकार के रंगों से रंग कर मंदिरों में लगाया जाता था। जैसे आप देखते हो ना मंदिरों में जो डिजाइनिंग बनाई जाती है, खासकर दीवारों के ऊपर जो शंकु बनाया जाता था, तो ऐसे में पेंटिंग का काम करना, रंग भरना, ये सारा काम होता था। क्योंकि देखिए मंदिर कोई छोटा मोटा चीज नहीं है और मंदिर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे एक सिंगल कलर नहीं होता, बल्कि ये सोचा जाता है कि मल्टीपल कलर कितना ही लगा ले। जिस तरीके से एक फूल होता है ना, फूल का बागान जो देखने में लगता है यार कितना रंगीन लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है, इसी प्रकार से मंदिर को भी सजाया जाता है ना, ऐसा। तो इस प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। अब बात करते हैं शहरी जीवन की, जहां पर हम ये समझेंगे शहरी जीवन किस तरीके से था। तो मेसोपोटामिया के लोगों के शहरी जीवन का अगर मैं वर्णन करूं तो सबसे पहले क्या लिखा है, उच्च एवं सम्भ्रांत वर्ग। उच्च का मतलब होता है ऊंचे और सम्भ्रांत का मतलब होता है अमीर। यानी कि ऐसे जैसा हम अपने समाज में देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते जो अमीर होते, तो ऐसे उस समय भी उच्च और सम्भ्रांत लोग थे जो कि धन दौलत तथा अधिकांश भाग, ठीक है, समाज के छोटे वर्गों के पास होता था। जैसे आप देखिए आज हमारे समाज में हम बोल देंगे क्या अमीर सारे हैं, नहीं है ना। अमीर कितने होते हैं, अमीर वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा पैसे वाले होते हैं और जिनके पास हर एक चीज होता है। हमारे समाज में उनकी संख्या कितनी होगी, कमी है ना। अगर आम आबादी से बात करें तो हमारे
जगह पे जहाँ पे हम रह रहे होंगे, और वहाँ पे गरीबों की संख्या ज़्यादा है, मिडिल क्लास की उसके है ना उससे थोड़ा सा कम है, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ अमीरों की तो सबसे कम है। ऐसा ही मेसोपोटामिया में जो धन दौलत जिसके पास होता था उनके पास उनकी जो संख्या होती थी वो कम होती थी। जैसे कहा जाता है ना इंडिया में कि लमसम अगर देखा जाए तो 100% में 5% ऐसे लोग हैं जो अमीरों की कैटेगरी में आते हैं, है ना। ऐसा ही आगे एकल परिवार। अब मेसोपोटामिया में एकल परिवार था। एकल परिवार आप समझ सकते हो, एकल परिवार वो परिवार होता है जिसमें माता पिता और बच्चे ये शामिल होते हैं। एकल परिवार आदर्श परिवार माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार साधारणतः अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था, अर्थात जो जो चीजें चलती थी वो पितृ प्रधान हुआ करती थी, है ना, पिता के हिसाब से चलती थी। विवाह प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो मेसोपोटामिया में देखिए विवाह प्रक्रिया में सबसे पहले चीज रजामंदी। लड़के के माँ बाप रेडी होते थे, लड़कियों के माँ बाप रेडी होते थे, और उसके बाद विवाह होता था। विवाह होने के बाद जो लड़की का पिता है वो अपनी संपत्ति में से लड़की को भी संपत्ति देगा, क्योंकि पहले ऐसा चलता था कि लड़की को भी संपत्ति दिया जाता था, तो लड़की को भी संपत्ति वो देगा। और इसके साथ साथ संपत्ति में क्या क्या दे सकता है, जैसे मान लेते हैं घर दे सकता है, पशुधन दे सकता है, मतलब पशुधन का मतलब होता है पशु, है ना, खेत दे सकता है, मकान दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए उपहार भी दिया करता था, है ना, विवाह के टाइम। ऐसा माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया में बहुपत्नी प्रथा चलती थी, मतलब एक पति के कई सारी पत्नियां हो सकती थी, लेकिन उस समय जो बहुत सारी पत्नियों में एक को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और वहाँ पे तलाक देना भी आसान था। तलाक देने के बाद मुआवजा देना पड़ता था, जो पति होता था उसको मुआवजा देना पड़ता था। और जो पिता, देखो जो वधू है, जो लड़की है, लड़की का पिता लड़की को दहेज दिया था, मतलब मकान वगैरह सारा चीज़ दिया था ना, तो जब तलाक हो जाएगा तो ये सारा का सारा चीज़ लड़की को ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ससुराल वालों का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, लड़की के नाम पे ही होता था, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को महत्व दिया जाता था। तो विवाह की घोषणा के बाद वधू पिता माता पिता सम्मति देते थे। वर पक्ष को वधु पक्ष द्वारा उपहार दिया जाता था। विवाह के पश्चात वधु को पिता द्वारा अपने उत्तराधिकारी का हिस्सा दिया जाता था, और घर, पशुधन, खेत इत्यादि चीजें उनको मिलती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं उरुक की। हमने उरुक की बात कर लिया, अब हम बात करेंगे उर की। उर नगर की व्यवस्थाएं देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि उर नगर की खुदाई कब हुई थी, तो 1930 में हुई थी। दूसरे नंबर पे आता है कि अब कौन कौन सी जानकारियां हैं उर नगर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए उर नगर जो बसाया गया था, यहाँ पे नगर पद्धति का अभाव था। मतलब जैसे आज की डेट में कहीं पे प्लॉटिंग होती है तो एक रोड बनाया जाता है, साइड साइड में घर बनाया जाता है ना, ऐसा करके। और शहर में आप रह रहे हो तो आपको पता है कि एक समान रोड बनाया जाता है, कहीं छोटा कहीं पतला कहीं चौड़ा, ऐसा नहीं होता। लेकिन गांव में अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि एकदम चौड़ा है और आगे जाके बिल्कुल छोटा हो गया, ऐसा। तो यहाँ पे नगर पद्धति का अभाव था। उर नगर जो था वहाँ पे नगर पद्धति का अभाव था, और जो गलियां थी वो टेढ़ी मेढ़ी होती थी और तंग होती थी। तंग का मतलब होता है छोटी छोटी, है ना, आगे, क्योंकि घरों के भूखंडों का आकार एक जैसा नहीं था और जल निकासी का उचित व्यवस्था भी नहीं था। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गाड़ी घोड़े भी ले जाना बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता था, यार कि 4 पहिया वाली जो गाड़ी वो नहीं जा पाती थी। अब कहोगे भैया उस समय 4 पहिया वाली गाड़ी, तो भैया 4 पहिया वाली गाड़ी इतने समझ लो कि उस समय बैलगाड़ी वगैरह भी घरों तक नहीं पहुँच पाता था, इस प्रकार से, है ना। घर की छत के पानी की निकासी आंगन में हुआ करती थी, ताकि भारी वर्षा से बाहर की कच्ची गलियां कीचड़ से ना भर जाए। देखो इस प्रकार से घर बनाया जाता था, बारिश होते के साथ पानी ऐसे स्लोप करके आ जाएगा आंगन में, ठीक है। घर के बाहर की तरफ खिड़कियां नहीं होती थी। घर के यानी कि एक साइड साइड में खिड़कियां बना दो, आते जाते वक्त कोई भी नजर मार ले, ऐसा नहीं होता था। तो घर के बाहर की ओर खिड़कियां नहीं होती थी। रोशनी के लिए कमरे के दरवाजे आंगन में खुलते थे, ताकि घर की गोपनीयता बनी रहे। आप देखते हो ना, एक गेट होता है जो बाहर की तरफ खुलता है, और एक गेट होता है जो अंदर की तरफ खुलता है, तो वो सिर्फ अंदर की गेट की तरफ खुलता है। इसके साथ साथ बहुत सारे अंधविश्वास भी थे। आप उसको अंधविश्वास समझो चाहे अच्छी चीजें समझो। देखिए कहा जाता है कि घर की जो दहलीज होती है, जिसको हम चौखट कहते हैं, वो ऊंची होनी चाहिए, है ना। दरवाजों का एक अपना एक वो होता है, स्ट्रक्चर होता है। घर का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। मतलब इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे अंधविश्वास भी उस समय भी थे। अंधविश्वास मानो चाहे कुछ भी मानो, ये लेकिन ये चीजें थी। तो क्या लिखा है कि घर के निर्माण के विषय में कई प्रकार के अंधविश्वासों को भी माना जाता था। जैसे घर की जो दहलीज है वो उठी होनी चाहिए, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, धन दौलत आता है। और कई प्रकार के सगुन और अपसगुन संबंधी बातों का भी उल्लेखनीय वहाँ के पट्टिकाओं पर देखने को मिल जाता है ना। कई प्रकार की ऐसी भी चीजें देखने को मिल जाती है। लोग, अच्छा, इसके साथ साथ लोग कब्रिस्तान में मृतकों को दफनाते थे। कब्रिस्तान में मृतकों को दफनाते थे, और कुछ लोग घरों के फर्श के नीचे ही दफना देते थे।
ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग जो मृतक है उनको कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाते थे और कुछ लोग फर्शों के नीचे ही इस चीज को दफनाते थे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं मारी। मारी देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से देखिए हमारा जो शहर होता है, अगर आप देखेंगे इंडिया में कुछ ऐसे शहर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे हो गया दिल्ली, जैसे हो गया मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, इस प्रकार से हम नाम याद रखते हैं ना। तो ऐसे ही मेसोपोटामिया में अगर देखा जाए तो मारी जो था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि जो सामान इधर से उधर ले आया जाता था ना, वो सबसे पहले मारी में चेक होता था। मारी के चेक करने के बाद तब वहाँ पे जाता था, और चेक होने के बाद वहाँ पे प्रसूल को वसूला जाता था, जिसको हम कहते हैं टैक्स वसूला जाता था। तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। मारी नगर व्यापार के आधार पर समृद्धशाली और शहरी केंद्र का उदाहरण है। यहाँ पर लकड़ी, तांबा, नाव के द्वारा, ठीक है, फरात नदी के रास्ते दक्षिणी तुर्की, सीरिया, बेबीलोन इत्यादि ले जाया जाता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो मारी नगर से व्यापार होता था और विभिन्न प्रकार के देशों में चीजों को लाया और ले जाया जाता था। सामान ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे, जो कि जहाज होते थे वो मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकतर लदे हुए माल की जांच करते थे। मारी के जो अधिकारी होते थे वो लदे हुए माल की जांच करते थे, और माल का कीमत का लमसम 10% जो वो होता था हिस्सा, वो प्रशुल्क के रूप में वसूला करते थे। मारी नगर व्यापार और समृद्धि के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था। अब क्वेश्चन ये आता कि मारी क्यों प्रसिद्ध था, तो व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। मारी का विशाल राजमहल वहां के शाही परिवार के निवास स्थान के साथ प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं, आभूषणों, इन सभी चीजों का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। यानी कि अगर देखा जाए तो मारी में जो विशाल राजमहल है वहाँ पे शाही परिवार निवास करते थे, रहते थे, और इसके साथ साथ यहाँ पे उत्पादन भी होता था, और विशेष रूप से कीमती धातुओं और आभूषणों का निर्माण भी होता था। और ऐसा कहा जाता है कि दैनिक सूचियों के अनुसार राजा के भोजन के मेज पर रोज भारी मात्रा में, ठीक है, भारी मात्रा में खाद्य जो था वो पेश किया जाता था। जिस प्रकार से देखा जाए रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा, बियर, ये सारा चीज उनके मेज पर। देखो राजा है तो जाहिर सी बात है डाइनिंग टेबल को सारी चीजें होंगी। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है मारी में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मारी राजधानी के रूप में फला फूला। फिर हमने दूसरा नंबर ये बात किया कि जो मारी है वहाँ पे लकड़ी, तांबा, नाव के द्वारा, फरात नदी के द्वारा लाया और ले आया जाता था, और सामान जो ले जाते थे जल तो मारी में रुका करते थे। फिर चेक होता था, 10% उसका प्रशुल्क वसूला जाता था। समृद्धि और व्यापार के लिए फेमस है, और इसके साथ साथ आभूषणों तथा कीमती धातुओं के लिए फेमस था। मारी जो था वो विशाल राजमहल के लिए फेमस था, वहाँ पे लोग राजा महाराजा निवास करते थे। और दैनिक सूचियों के अनुसार अगर देखा जाए तो राजा के मेज पे बहुत सारे सामान होते थे खाने पीने के, इस तरीके से। और ये है आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके साथ ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। बाकी जो है इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर जब करेंगे उसमें हम देख लेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर देखो चैनल पर नया हो भाई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ हमसे जुड़ के रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको A to Z पूरा गाइड करें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उसके लिए चाहे मुझे लाइव क्लासेस देनी पड़े, चाहे कुछ भी देना पड़े, ठीक है, उस तरीके की फैसिलिटी हम आपको देंगे, चाहे नोट्स हो गए, चाहे वीडियोज हो गए, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गए, कुछ भी होगा। बट ये है कि पूरी जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार है, बशर्ते बात इसलिए आप हमसे कनेक्टेड होकर रहें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो देखिए मेसोपोटामिया की लेखन कला और उसके वर्णन की बात करते हैं। मेसोपोटामिया की लेखन कला और लेखन कला के एक तरीके से वर्णन। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेसोपोटामिया की विश्व में सबसे बड़ी देन क्या है, काल गणना और गणित है। ये देखिए ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन क्या है, तो काल गणना और गणित। काल गणना कैसे, जैसे हम गणना करते हैं ना, एक साल में कुल कितने महीने होंगे, 12 होंगे, एक महीने में कुल कितने दिन होंगे, तो इतने दिन होंगे, 30 दिन होंगे, 31 का भी होता है, 28, 29 का भी होता है, ऐसा। तो पृथ्वी के, अच्छा इसके साथ साथ ऐसे ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन, एक महीने में 4 हफ्ते का विभाजन, एक दिन में 24 घंटा और एक घंटे में 60 मिनट, ठीक है, ये सारा चीज जो है मेसोपोटामिया वालों ने गणना कर रखा था। सूर्य और चंद्र ग्रहण, रात को आकाश में तारों तथा तारामंडलों की स्थिति किस तरीके से होती है ना, इनका पूरा हिसाब किताब किसने कर रखा था, मेसोपोटामिया वालों ने कर रखा। इसके अलावा शीशे का उपयोग, ठीक है, वो भी करना वो जान गए थे। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। डिग्री 360 डिग्री जो होती है ना, जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, एक सर्कल में 360 डिग्री होती है, इसका भी यूज करना वो जानते थे। ऑल ओवर कहा जाए तो मेसोपोटामिया लेखन कला बहुत ही वो थी, और इस तरीके से वहीं पे लिखना पढ़ना सारा चीज शुरू हो गया। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा एक और लास्ट टॉपिक बात कर लेते हैं। क्या लिखा है कि यह कहना क्यों सही होगा कि खाना बदोश पश्चात निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा था। अब ध्यान से समझिए,
यह कहना क्यों सही होगा, खानाबदोश पशुचारक। पहले इसको समझते हैं, खानाबदोश पशुचारक कौन होते हैं। खानाबदोश पशुचारक वो लोग होते हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। अक्सर देखा जाता है तो ये पशुओं को चराने आते थे, है ना। पशुचारक का मतलब होता है पशुओं को चराने आते थे, और देखते ही देखते क्या करते थे, ये आक्रमण कर देते थे और गांव को लूट के लेके चले जाते थे। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपका आंसर बताना चाहता हूं। आपको इसका आंसर लिखना है कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शहर वालों के लिए ज्यादा खतरा नहीं थे, ये ज्यादातर खतरा किसके लिए थे, गांव वालों के लिए थे। ठीक है, अगर यहीं पे अगर ये लिखा रहता, इस शहर के जगह पे गांव लिखा रहता ना कि गांव के लिए खतरा थे कि नहीं, तो बिल्कुल सही पॉइंट होता। लेकिन यहाँ पे शहर लिखा है, तो आप ये कह सकते हो कि शहरों के लिए उतना खतरा नहीं थे, गांव के लिए ज्यादा खतरा थे। तो क्या लिखा है, यह कहना कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, ये उचित नहीं है। हालांकि देखा जाए तो खानाबदोश की जो गतिविधियां होती, जो उसकी कार्यविधियां होती, उसको देखने में तो शक होता है, उसका मतलब संदेह होता है, और कहीं किसी छापे या फिर हमले की योजना तो नहीं बना रहे। यानी कि उनको देखकर संदेह होता है कि कहीं भाई ऐसा तो नहीं है कहीं छापा मार दें या फिर इसके साथ साथ कहीं हमें लूट के लेके चले जाएं। संदेह तो होता है, लेकिन साधारणतः अगर देखा जाए खानाबदोश पशुचारक किसानों गांव पर हमला करके उनका सामान लूटते थे। शहरों में नहीं लूटते थे, बल्कि वो गाँव में लूटा करते थे। वह खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले जाते थे और पकी हुई फसलों को खराब कर देते थे, और कई बार गांव के लोग भी उनका रास्ता रोकते थे, जिससे उनसे झगड़ा हो जाता था। और कई बार ऐसा भी होता था गांव के लोग उनसे लड़ जाते थे, खुद ही लड़ जाते थे, तो ऐसा भी उनसे झगड़ा हो जाता था। परंतु शहरी जीवन के लिए खानाबदोश पशुचारक खतरा थे, ठीक है, खतरा नहीं थे, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती थी शहर में। मतलब अधिकतर घटना गाँव में देखने को मिल जाती थी, शहरों में इस प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिलती थी। तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप सो आपने पढ़ा होगा, अच्छे से चीज़ों को समझा होगा, और पूरा चैप्टर आपको मैंने कवर अप करा दिया है। ठीक है, 2 पार्ट में सारे चैप्टर को हम कवर अप करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, सिर्फ 2 पार्ट में। ठीक है, और जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से मैं डिफाइन करके बताऊंगा। और इसके साथ साथ इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आएगी। तो अगर जो 2 पार्ट ये भी देख लेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी देख लेगा, वो समझ लो इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए उसको कर ले। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और कम से कम अपने 5 दोस्तों को तो जरूर भेजें। और साथ ही साथ विकास स्टडी पॉइंट जो है ऐप से जरूर जुड़ के रहें, क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है ना। तो 8 बजे हम मिलते हैं, 8 बजे आप हर संडे को 8 बजे हम मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर।